नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट की खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से अमर उजाला बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शुभम, आप सबका स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरें हमने अपने इस कार्यक्रम में शामिल की हैं। पहली खबर गेहूं के निर्यात से जुड़ी होगी। क्या सरकार खोल देगी गेहूं का निर्यात? जी हां, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, सरकार की तरफ से बयान आए हैं। परिस्थिति क्या है? क्या वाकई गेहूं का निर्यात खोलने की स्थिति बन सकती है? इस पर चर्चा करेंगे। अत्यधिक बारिश करेंगे, इसको जानेंगे, समझेंगे। फिर चीन ने किया डब्ल्यूटीओ से किनारा। चीन ने कहा कि डब्ल्यूटीओ विकासशील देशों को जो रियायतें देता है, सुविधाएं देता है, वो हमें नहीं चाहिए। क्या है इसके पीछे? चीन के क्या फायदे होंगे, क्या चीन को नुकसान होंगे? इसको जानेंगे, समझेंगे। और अमेरिका में क्रिप्टो ईटीएफ की आ गई बाढ़। एसईसी के नए फैसले क्या हैं, क्यों ऐसा हो रहा है और ग्लोबल मार्केट में इसका इंपैक्ट क्या होगा, खास तौर पर क्रिप्टो की दुनिया में। ये सब कुछ जानेंगे आज हम विस्तार से अपने इस कार्यक्रम में। पहली खबर गेहूं से जुड़ी। केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं निर्यात के प्रतिबंध में कुछ ढील देने के संकेत दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आटा और सूजी का एक्सपोर्ट खोलने को लेकर इंडस्ट्री की मांग को लेकर सरकार सकारात्मक है, इसको सकारात्मक तौर पर देख रही है। हालांकि ये भी कहा उन्होंने साथ में कि सरकार की प्राथमिकता अभी भी देश की खाद्य सुरक्षा रहेगी। सरकार ने 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सर, इस इशारे को कैसे समझा जाए? दुविधा से समझा जाए शुभम। सरकार की दुविधा यह है कि स्टॉक्स काफ़ी हैं, भरे हुए हैं। हालांकि खरीफ की फसल को लेकर आकलन थोड़े डावाडोल हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिर भी सरकार के पास अनाज भंडार बहुत अच्छा है। दुविधा यह है कि क्या इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में निर्यात का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन गेहूं का निर्यात बेहद संवेदनशील है। जब खुला था तब खुला था, जब से बंद हुआ है उसके बाद सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है इसे खोलने के लिए। गेहूं के निर्यात को खुलने की संभावना देखते ही बाजार में कीमतें बढ़ेंगी। महंगाई बहुत मुश्किल से पिछले 6 महीनों में नियंत्रण में आई है, खाद्य महंगाई, तो ऐसा कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन हो सकता है फ्लोर का और व्हीट प्रोडक्ट्स के निर्यात को लेकर सरकार थोड़ी रियायत दिखाए, क्योंकि ये बैठक ही फ्लोर मिल्स की थी, आटा बनाने वाले मिल्स की एसोसिएशन की थी, जो इस बात की मांग कर रही हैं कि दुनिया के कई बाज़ारों में उन्हें आटा और इस तरीके के जो डेरिवेटिव्स हैं, गेहूं से बनने वाले उत्पाद हैं, उनका निर्यात करने की छूट दी जाए। तो ये संकेत दिया गया है। अभी भी जो परिस्थिति है उस हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि सरकार गेहूं का निर्यात खोलने जा रही है किसी भी तरह से। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत रियायतें देकर जो अतिरिक्त उत्पादन है, खासतौर से आटे वगैरह का, इसे उदार किया जा सकता है। देश के कई राज्यों में मानसून सीजन के दौरान हुई बरसात अत्यधिक हुई और अत्यधिक बरसात की वजह से खरीफ फसलों पर मार पड़ने की आशंका है। अत्यधिक बरसात की वजह से कई इलाकों में खेतों में पानी जमा हो गया है, जिसका असर फसल की पैदावार पर पड़ सकता है। रबी की बुआई में देरी भी की भी आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में फसल पर मार पहुंची है, ऐसी संभावनाएं सामने आ रही हैं। सर, सबसे ज़्यादा असर आप किस क्षेत्र में देख रहे हैं भारत के, अगर हम नक्शे के हिसाब से समझें तो? दक्षिण पश्चिम मानसून अब सिमट रहा है, लेकिन जो संकेत हैं उस हिसाब से 7 से 10% की अतिरिक्त बारिश हुई है देश के कई हिस्सों में, पर कुछ हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा है और कई हिस्सों में वो बाढ़ और बारिश के सूखे का चक्र बनता दिखाई दे रहा है। औसत 7% की बारिश दिखाई दी है, सामान्य 843 मिलीमीटर है और इस साल की बरसात का करीब करीब 900 मिलीमीटर से ऊपर है। जो पैटर्न है उसके, वो जो पैटर्न बदल रहा है उसका असर हमें अलग अलग राज्यों में दिख रहा है। अगर राज्यों के आधार पर देखें तो जो आंकड़े हमारे सामने, उसमें महाराष्ट्र सबसे बुरी तरह प्रभावित है। महाराष्ट्र में
सबसे बड़ा हिस्सा करीब करीब 43 लाख हेक्टेयर जमीन का आकलन मिल रहा है सरकार की तरफ से। कई जगह सूखा राहत बाढ़ राहत के कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। औसतन 25 से 30% खरीफ का हिस्सा है। यहाँ बार बार बाढ़ और भारी बारिश आ रही है। मराठवाड़ा, नांदेड़, लातूर और बीड सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं। सोयाबीन, ऐसा यहाँ माना जा रहा है, महाराष्ट्र में माना जा रहा है कि सोयाबीन, कपास, दालें और मक्का की फसलें कई जिलों में पूरी तरह बर्बाद हुई हैं। सरकार ने 2000 करोड़ का मुआवजा भी देना शुरू किया है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तो पहला तो वो राज्य है जो खासतौर पर कपास की दृष्टि से और तिलहन की दृष्टि से, सोयाबीन की दृष्टि से भारत में की आपूर्ति में भारतीय फसल के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा पंजाब है। पंजाब में 40 साल में सबसे ज़्यादा खराब बाढ़ आई है। अगस्त में 74% से ज़्यादा बारिश हुई है। एक समय तो सभी 26 जिलों में खेत पानी में डूबे हुए थे। करीब करीब 70,000 हेक्टेयर के आसपास का आकलन तो राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से आया है कि धान, गन्ना और कपास की फसल पर असर पड़ा है। 5 से 10% का असर धान की पैदावार पर पड़ेगा। कपास पर और ज़्यादा हो सकता है, 15 से 20% हो सकता है। ये दूसरा राज्य है जिस पर सबसे गहरा असर है। अब तीसरे राज्य की तरफ देखते हैं। राजस्थान में बाजरा, ज्वार और सोयाबीन और मूंगफली की फसलें प्रभावित हुई हैं बारिश से। खासतौर से बाजरा और दालों की पैदावार में ज़्यादा बड़ी गिरावट की आशंका है। जबकि झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में और कुछ पूर्वी दक्षिणी जिलों में सूखे जैसी परिस्थिति बन रही है। तो ये तस्वीर है जो मौसम के बदलते पैटर्न के कारण इस बार हमें खरीफ में दिख रही है। तो सामान्य मानसून की सुर्खियों के नीचे की सच्चाई ये हमें हमारे सामने है। सर, दूसरी तरफ अगर इलाकों के बाद अगर फसलों की बात करें तो कौन से फसलों पर आपको लगता है सबसे ज़्यादा खतरा है? चाहे वो महंगाई का कहिए, उत्पादन में कमी का कहिए, कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा चिंता पैदा कर रही हैं? अब सरकार की तरफ से अभी आंकड़े नहीं आए। सोइंग के आंकड़े हमारे सामने आए थे, पर उसके बाद पूरे मानसून के पीरियड में, इस समय में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दिए। सोयाबीन को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है। सोयाबीन में कुछ क्षेत्रों में 50% तक फसल बर्बाद हुई है, माना जा रहा है जलभराव के कारण। महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है सोयाबीन की फसल। हालांकि जिन हिस्सों पर असर नहीं हुआ है वहाँ सोयाबीन की पैदावार बहुत अच्छी है, तो हो सकता है वहाँ की पैदावार के सहारे से संतुलित किया जा सके। धान में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में जहां बाढ़ की स्थिति है वहां धान पर असर पड़ा है। अनुमानित नुकसान करीब करीब 5 से 15% तक हो सकता है। कपास पर बड़ा असर है और कपास को देखना होगा क्योंकि कपास के बाजार की स्थिति भी थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। आयात सरकार ने खोल रखा था। पंजाब, महाराष्ट्र में कपास पर असर पड़ा है। दालों में राजस्थान और मध्य प्रदेश और कर्नाटक पर असर पड़ रहा है। मूंगफली और काफ़ी जो बागवानी फसलें हैं उनमें, फल सब्जियों में, इनमें पंजाब, यूपी, तमिलनाडु और गुजरात, राजस्थान में असर पड़ा है। तो महत्वपूर्ण रूप से 4 बड़ी फसलें, सोयाबीन, धान, कपास और मूंगफली, ग्राउंडनट, इनको लेकर चिंता है। और इसलिए बाजार में अब ट्रेडर अंतिम आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं जो एस्टीमेट सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे। अभी जो आंकड़े अलग अलग राज्यों से एकत्र किए जा रहे हैं। सरकार ने चांदी के इंपोर्ट पर सख्ती की है। अगले साल मार्च तक चांदी की प्लेन ज्वेलरी के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब अगर आपको इंपोर्ट करना है तो सरकार की मंजूरी लेना ज़रूरी होगा। मुक्त व्यापार समझौतों में इंपोर्ट पर छूट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसको सरकार को इसकी आशंका थी और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चांदी के इंपोर्ट पर सख्ती की है। सर, क्या परेशानी है सरकार की यहाँ पर? सोने का आयात ही सरकार के लिए मुश्किल बना हुआ था और लगातार उसे रोकने की कोशिश की जा रही थी। अब चांदी भी बड़ी चुनौती हो गई कीमतें बढ़ने के साथ। चांदी की मांग 2 तरह से भारत में बढ़ रही। पिछले साल भी चांदी का इंपोर्ट करीब करीब 7,000 टन के आसपास था। अभी जो ताजे आंकड़े आए उसके हिसाब से 4-4,500 टन का आंकड़ा मिल चुका है। 2 बड़ी दिक्कतें चांदी के एक्सपोर्ट में आ रही हैं। एक तो ये है कि चांदी का बड़ा आयात FTA के जरिए हो रहा है जहां पर ड्यूटी बेहद कम है और चांदी बाजार में लाई जा रही है। और दूसरी बड़ी बात यह कि चूंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी दिख रही है, इसलिए जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल्स और बाकी उद्योग हैं, वहां चांदी की स्टॉकिंग बढ़ रही है क्योंकि आने वाले समय में कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। तो जिस भी कीमत पर चांदी मिल रही है उसे रोका जा रहा है। सरकार इसका इंपोर्ट पूरी तरह रोक भी नहीं सकती क्योंकि इसका अपना इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस भी है। लेकिन जिन रास्तों के जरिए सिल्वर ज्वेलरी लाई जा रही थी, खासतौर से FTA के रास्ते, जो प्लेन सिल्वर ज्वेलरी का इंपोर्ट हो रहा था, अप्रैल से जून के दौरान इसका जो आंकड़ा आया उसने सरकार को चौंकाया है और उसके बाद उसे रोकने की, उसे सीमित करने की कोशिश की गई है। पर सोने में तेजी है और उसके साथ चांदी में भी तेजी है।
एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो पिछले दिनों में दिखाई दिया था वो ये था कि ईटीएफ में भी निवेश बढ़ रहा है, चांदी के ईटीएफ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों महत्वपूर्ण मेटल्स की, दोनों प्रेशियस मेटल्स की मांग भारतीय बाजार में बनी हुई है। सरकार एक सीमा से अधिक इंपोर्ट नहीं रोक सकती, नहीं, कीमतें और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अगस्त के दौरान भारत से स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडियन सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक इस साल अगस्त के दौरान देश से 1.53 अरब डॉलर के स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल अगस्त में 1.09 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था। इस दौरान अमेरिका को भी स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट बढ़ा है, हालांकि अमेरिका को कुल एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। टैरिफ की वजह से अगस्त के दौरान टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट में करीब 3.25% की गिरावट देखने को मिली है। सर, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार की ताजा स्थिति क्या बनती दिख रही है? ताजा स्थिति तो थोड़ी चौंकाने वाली है और चिंताजनक है, क्योंकि मई के बाद के जो आंकड़े अगस्त तक के आए हैं उसमें अगर आप पूरा आंकड़ा देखें तो भारत का जो अमेरिका को एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी सब्सटेंशियल कमी आई है, 40% के आसपास की कमी है। अगस्त के जो आंकड़े मई की तुलना में दिखाई दे रहे हैं उनमें हमें बड़ी कमी दिख रही। स्मार्टफोन में मंथली आधार पर बढ़ोतरी हुई, पर स्मार्टफोन एक बड़ा एक्सपोर्ट था जिसमें हमें गिरावट आती दिखाई दी है। और इसके अलावा भी जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टेक्सटाइल्स हैं, गारमेंट्स हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी, उनकी निर्यात में भी कमी आई है। फार्मास्यूटिकल्स भी, हालांकि फार्मास्यूटिकल पर कोई टैरिफ नहीं आया, इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी कोई टैरिफ नहीं आया, लेकिन जो जनरल सेंटीमेंट है निर्यात का अमेरिकी बाजार को, वो गिर रहा है। तो अभी और आने वाले दिनों में अगर ये टैरिफ का मामला हल नहीं होता और अमेरिका और भारत के बीच कोई संधि नहीं होती तो अमेरिका को होने वाले निर्यात में आने वाले दिनों में और कमी हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चल रही बातचीत के बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका से कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया भर में कच्चे तेल का बड़ा आयातक है और भविष्य में अमेरिका से पेट्रोलियम उत्पादों को इंपोर्ट किया जा सकता है। पीयूष गोयल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देश ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर लगातार निशाना साध रहे हैं। तो सर, ये वाला जो मूव है, अब क्या आपको लगता है ये डील मेकर हो पाएगा? तो देखना होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच एनर्जी की डील पुरानी है। 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और उस समय भी ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तब भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील पर दस्तखत हुए थे, जिसमें खासतौर पर ऑयल और ऑयल से ज़्यादा एलएनजी के इंपोर्ट की बात थी। तो भारत का अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ रहा है, बीच बीच में बढ़ भी जाता है। जब हम आंकड़े देखते हैं, कई बार जब डिस्रप्शंस होता है तो धीमे धीमे भारत की निर्भरता एलएनजी इंपोर्ट के लिए खासतौर पर अमेरिका पर बढ़ रही है, क्रूड का इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। डील मेकर होगा कि नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑयल इंडस्ट्री के लिए नया बाजार निश्चित तौर पर तलाश रहे हैं। वो यूरोप पर भी इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से जो भी बचा खुचा एनर्जी और गैस, एनर्जी सप्लाई जिसमें गैस और ऑयल शामिल है, उसको खरीदना बंद करें ताकि वहां अमेरिका का तेल जा सके। लेकिन इतने से बात बन जाएगी क्या? हालांकि ये एक संकेत है, क्योंकि अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी भी भारत में है, उन्होंने भी इस बात का संकेत दिया है कि अमेरिका अपने गैस और तेल को भारत को बेचना चाहता है। पर भारत के सामने 2-3 बड़ी चुनौतियां हैं अमेरिका के तेल पर निर्भरता बढ़ाने की। एक तो दूरी एक बड़ा फैक्टर है। अमेरिका से जो तेल और गैस आती है उसकी जो कॉस्ट है वो डिस्टेंस के कारण बेहद ज़्यादा है। दूसरा ये कि भारत की जो रिफाइनरीज हैं वो यूराल ग्रेड और ब्रेंट के क्रूड के लिए बनी है, उनका पूरा स्ट्रक्चर इसी पर बना हुआ है। अमेरिका का क्रूड लेने के बाद उन्हें अपने उत्पादन, अपने प्रोसेसिंग प्रक्रिया में, रिफाइनिंग प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने होंगे। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से संकेत तो दिए हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी संधि पर तैयार होते हैं तो भारत अमेरिका से और ज़्यादा तेल और गैस का आयात कर सकता है। और स्वाभाविक सी बात है कि जो अमेरिका से आयात बढ़ेगा तो रूस पर निर्भरता कम करनी होगी। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील पर बातचीत आगे तो बढ़ रही है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अब तक सहमति नहीं बनी है। ऐसे मुद्दों में कृषि और ऑटो सेक्टर शामिल है। बातचीत पर यूरोपियन यूनियन की स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमोबाइल और कृषि पर दोनों पक्षों के अलग अलग मत हैं। दोनों पक्षों में अगले दौर की बातचीत अक्टूबर में होनी है। सर, सबसे बड़ी बाधाएं क्या देख रहे हैं आप इस डील में? उत्साह बहुत है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, पर वास्तविकताएं जो जमीन पर है ना, वो बड़ी यथार्थ उनके बड़े अलग से दिख रहे हैं। मेरी कल परसों में बात भी हो रही थी कुछ ट्रेड नेगोशिएटर से जो बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि यूरोपियन यूनियन अपना एक बड़ा बाजार गंवा रहा है अमेरिका में नए टैरिफ के कारण, और यूरोपियन यूनियन नए बाजारों की तलाश भी कर रहा है।
ऑटोमोबाइल उनका सबसे प्रमुख उत्पादों में से है। बड़ी कंपनियां हैं यूरोप में जो ऑटोमोबाइल बेचती हैं, उनके लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण बाजार था। भारतीय बाजार में वो ऑटोमोबाइल की के लिए बड़ी पहुंच चाहते हैं। भारत की अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। एक सीमा से अधिक भारत अपने बाजार को उदार नहीं कर सकता, नहीं तो फिर घरेलू बाजार में निवेश नहीं होगा। कितनी रियायत दी जाए, इस एफटीए में ऑटोमोबाइल के इंपोर्ट पर क्या स्तर तय किया जाए, अमेरिका के साथ अगर भारत की कोई संधि होती है तो अमेरिकी कारों को बाजार में लाने के लिए क्या इंपोर्ट ड्यूटी तय की जाएगी, और यूरोपीय बाजार के लिए यूरोपीय एफटीए में कैसे कैसे उससे तालमेल किया जाएगा, ये दुविधा की बात है जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही। और दूसरा बात घूमकर फिर वहीं आ गई है जहां अमेरिका के साथ फंसी थी। चूंकि अमेरिकी बाजार में यूरोपीय यूनियन के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, डेयरी एक्सपोर्ट्स की जगह कम हो रही है, तो यूरोपीय समुदाय भारतीय बाजार में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है, जो अमेरिका भी चाहता है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। भारत अमेरिका से संधि न होने की स्थिति में यूरोपीय समुदाय के साथ एक संधि करके अपने निर्यातकों के लिए एक नया बाजार खोलने की कोशिश कर रहा है, पर भारत के निर्यातों का जो बैंडविड्थ है वो सीमित है। ज्वेलरी है, जेम्स ज्वेलरी है, थोड़ा बहुत आप पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं या लेदर जैसे एक्सपोर्ट्स हैं जिनके लिए यूरोपियन यूनियन में बड़ा बाजार है। तो अभी दोनों पक्षों की तरफ से उत्साह तो है, पर जो वास्तविक निटिग्रिटीज हैं वहां पर उलझन बनी हुई है, ऐसा दिख रहा है। चीन ने डब्ल्यूटीओ को लेकर बड़ा फैसला किया है। चीन ने तय किया है कि डब्ल्यूटीओ में विकासशील देशों को जो रियायतें मिलती हैं वो अब चीन नहीं लेगा। चीन के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। डब्ल्यूटीओ में अमेरिका लंबे समय से मांग करता आया है कि चीन अब विकसित देश हो चुका है तो उसे विकासशील देशों वाली रियायतें ना मिलें। सर, कौन सी सुविधाएं फिर अब नहीं लेगा चीन? ये कल का ये सबसे बड़ा घटनाक्रम है ग्लोबल ट्रेड में, और ये बड़ा पिवट है चीन का पूरी व्यवस्थाओं में। डब्ल्यूटीओ में जो विकासशील देश हैं उनके लिए एक प्रावधान है जिसको कहते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, उसको एसडीटी कहा जाता है। इस एसडीटी की प्रक्रिया में जो विकासशील देश हैं उन्हें कई तरीके की रियायतें मिलती हैं। रियायतें क्या मिलती हैं कि उनसे पहले विकसित देशों के बाजारों को अपना बाजार खोलना होता है उनके लिए, ताकि उनके सामान बाजार में पहुंच सकें। अगर वो किसी प्रोडक्ट के उत्पादन पर सब्सिडी दे रहे होते हैं तो उस सब्सिडी को जारी रखने की छूट मिलती है। दूसरा है कि उनको अपने बाजार को धीमे धीमे खोलना होता है। चीन ने जब 2005 में डब्ल्यूटीओ में प्रवेश किया था तो इन नियमों का फायदा उठाया और इनका फायदा उठाकर अपने आप को एक बड़ा निर्यातक, बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया। लेकिन अब चीन ने इन रियायतों को नहीं लेने की, एसडीटी की सुविधाएं नहीं लेने की घोषणा की है। बेहद दिलचस्प बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिक पैंतरा है। चीन ने कहा है कि डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत वो खुद को विकासशील देश ही मानेगा, डेवलपिंग नेशन ही मानेगा, लेकिन अब वो उन सुविधाओं को हासिल नहीं करेगा जो सुविधाएं उसे विकासशील देश होने के कारण डब्ल्यूटीओ में मिलती। यानी वो अब विकसित देशों के बराबर हो जाएगा और उसके ऊपर डब्ल्यूटीओ के वो नियम लागू होंगे जो ओईसीडी कंट्रीज पर, यूरोप के देशों पर या अमेरिका पर लागू होते हैं। और इसको अपनी तरफ से चीन ने कहा है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपिंग कंट्री के तौर पर अपना काम करेगा और इसकी ग्लोबल ट्रेड में यहां से अब बिल्कुल नए तरीके के बदलाव शुरू होने की संभावना है चीन के इस फैसले के बाद। सर, अब एक चीज़ ठीक है कि रियायतें नहीं लेगा, फायदे नुकसान अगर दोनों देखे जाएं चीन के, तो इसमें फायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं? चीन लगातार, मतलब लंबे समय से अगर आप देखें तो दो देशों को लेकर लगातार डब्ल्यूटीओ में सवाल उठते थे, सऊदी अरब और चीन। अमेरिका का और यूरोप का एक कहना था कि सऊदी और चीन दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चीन तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसे गरीब देशों वाले फायदे क्यों दिए जा रहे हैं, विकासशील देशों वाले फायदे क्यों दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब के साथ भी यही था, सऊदी का तो मामला भी हल नहीं हुआ, पर चीन ने अपने आप को इसमें आगे करके पश्चिमी देशों का एक बड़ा प्रचार, एक बड़ा विरोध उसे शांत कर दिया है। चीन के लिए नुकसान क्या है पहले समझते हैं। चीन के लिए नुकसान यह है कि चीन को जो ऊंचे टैरिफ से छूट मिलती थी दुनिया के कई बाजारों में एसडीटी के तहत, वो खत्म हो जाएगी। अब जो सबसे ऊंचे टैरिफ होंगे विकसित देशों वाले के लिए लगाए जाते हैं, उन पर उसे सामान बेचने की छूट मिलेगी, बड़ा नुकसान है। सब्सिडी देता था चीन तमाम चीज़ों पर, पर्यावरण से जुड़ी चीज़ों पर, कारों पर, और इसी से इतना बड़ा बाजार तैयार किया था, वो भी खत्म हो जाएगा। एंटी सब्सिडी की शिकायतें होंगी तो जांच होगी। दुनिया भर के निर्माता और निर्यातक चीन को अब डब्ल्यूटीओ की अदालत में खड़ा कर सकेंगे क्योंकि वो एसडीटी से बाहर निकल चुका है। डब्ल्यूटीओ की निगरानी सख्त होगी, नए विवादों का जोखिम है। ये तो नुकसान है चीन के लिए, पर चीन के लिए जो फायदे दिख रहे हैं इसमें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चीन अब इस फैसले के साथ एक
ट्रेडिंग सुपर पावर के तौर पर डब्ल्यूटीओ में सामने आया है। तमाम चीज़ें जब हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषणों में सुन रहे थे, उस बीच में चीन की ये जो पहल थी, इसके बहुत सारे कूटनीतिक मतलब है। चीन अब बहुपक्षीय मंचों पर नेतृत्व की स्थिति में है। वो अब यूएस और ईयू जैसे देशों के साथ आमने सामने बैठकर ट्रेड डील कर सकता है, उन्हीं शर्तों पर, क्योंकि अब वो विकसित देशों वाले स्तर पर आ गया है। चीन पर सिस्टम गेमिंग के आरोप लगते थे, जो डब्ल्यूटीओ में बार बार उठाए गए थे, व्यापार में तनाव होता था। अब विकसित देशों से बराबरी है, तो बराबरी की शर्तों पर बात कर सकता है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देश या दुनिया के अन्य विकसित देश अमेरिका से दूरी बना रहे हैं, अमेरिका का बाजार बंद हो रहा है, तो एक डेवलप्ड कंट्री वाले स्टैंडर्ड से चीन अब ग्लोबल ट्रेड की लीडिंग पोजीशन लेना चाहता है। और इसके लिए चीन ने बहुत कैलकुलेटेड ढंग से अपने को मिलने वाली जो बड़ी रियायतें थीं, जिसका बड़ा फायदा हुआ चीन को 2005 के बाद से, और जो इकोनॉमिक सुपर पावर बना उसमें इन रियायतों का फायदा था, उन्हें कुर्बान करने का फैसला किया है। और यहाँ से अब चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार समझौते करने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े व्यापार गुट बनाने में सुविधा मिलेगी, क्योंकि चीन अब अपने बाजार को उस तरह से हैंडल करेगा जैसे कि अमेरिका या यूरोप के विकसित देश करते हैं। सर, भारत पर भी कुछ असर होगा इसका? भारत के लिए अब चुनौती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी थोड़े समय बाद ये सवाल उठेंगे कि भारत को ये एसडीटी की सुविधाएं मिलनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से ही डब्ल्यूटीओ में एसडीटी सुविधाओं का विरोध कर रहा है। क्योंकि स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए, माना जा रहा है कि सबसे जो निचले स्तर के अफ्रीकी या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एलडीसीज हैं, उनको इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। अब भारतीय बाजार के भारत को गुणवत्ता बढ़ानी होगी, नए कंप्लायंस नियम आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक, रसायन और एग्रीकल्चर में बहुत हाई स्टैंडर्ड अपनाने का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने एक तरह से चीन को इस बात के लिए बाध्य कर लिया डब्ल्यूटीओ में, और चीन ने अपना कूटनीतिक फायदा इसमें देखा है। अब एक और चीज होगी कि भारत और चीन के व्यापार संबंधों पर इसका क्या असर होगा। इस पैमाने के बाद भारत के साथ चीन कैसे डील करेगा, ये भी करीब से देखना होगा। लेकिन एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि विकासशील देशों में से एक बड़ा देश, जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है दुनिया के तमाम अर्थव्यवस्थाओं का, उसने अपने आप को विकासशील देश मानने से मना कर दिया है। दुनिया भर में कार्बन से जुड़ा सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देश चीन ने अपने यहाँ पर्यावरण में सुधार के लिए नया लक्ष्य घोषित किया है। चीन ने 2035 तक कार्बन एमिशन में 7 से 10% कटौती का लक्ष्य रखा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि अगले 10 वर्षों के दौरान चीन में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन की क्षमता को 2020 के स्तर से 6 गुना किया जाएगा। चीन ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने का भी लक्ष्य रखा है। सर, क्या नई भूमिका निकल कर आ रही है चीन की, ये जो पूरी दुनिया में बहस है पर्यावरण संरक्षण की, उसमें? देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की न्यूयॉर्क की बैठक में चीन ने 2 बड़े मास्टर स्ट्रोक प्ले किए। पहला था डब्ल्यूटीओ में लीडरशिप लेना और खुद को डेवलप्ड कंट्री मानना, और दूसरा उसी मंच से जहां से डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले पूरे क्लाइमेट चेंज को एक कॉन्जाब बताकर गए थे कि ये सब फ्रॉड है जो क्लाइमेट चेंज के नाम पर पूरी दुनिया में हो रहा है, वहीं डब्ल्यूटीओ में, वहीं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से दुनिया के तमाम देशों की एक पैरेलल बैठक बुलाएगी, जो बैठक क्लाइमेट चेंज की चिंताओं को एड्रेस करती थी, और पूरे मामले पर नई सिरे से सहमति बनाने की कोशिश की गई। क्योंकि अमेरिका ने इन वार्ताओं से, इन चर्चाओं से क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए जो तमाम उपाय चल रहे थे, उनसे अपने आप को अलग कर लिया। और यहां इस बैठक में चीन ने तमाम कई देशों के साथ इस बात की घोषणा की कि वो अपने कार्बन एमिशंस को 2030 तक पीक कर लेगा, यानी अगले 4 साल में के बाद चीन में कार्बन एमिशन नहीं बढ़ेंगे। पिछले दशक में दुनिया का सबसे कुख्यात कार्बन एमिटर था चीन। आज भी चीन में कार्बन एमिशन ज़्यादा है, हालांकि पिछले 5 सालों में 7 सालों में उन पर खासा नियंत्रण किया गया। यहाँ भी एक वैक्यूम बनता दिखाई दे रहा था। चीन ने आगे बढ़कर उस नेतृत्व को लिया है और इस बैठक में ऐलान किया है कि वो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के उपायों को मदद करेगा और आगे बढ़कर उसमें सहायता देगा। यानी कि स्पेस खाली हुआ अमेरिका के यहाँ से निकलने से, जो कि अमेरिका की पिछली सरकारों तक बना हुआ था, चीन उस पर आगे आने की तैयारी कर रहा है। इस मामले में चीन और यूरोप के बीच में निकटता बढ़ सकती है, जिसका कूटनीतिक पहलू ये है। हालांकि चीन और यूरोप के बीच व्यापार को लेकर तनाव बना हुआ है, लेकिन यूरोप के देश क्लाइमेट चेंज से लड़ने की पूरी तकनीकें, व्यवस्था, फिनांसिंग को लेकर काफ़ी चैंपियन है, कार्बन टैक्स लगा रहे हैं। चीन ने इस पूरी व्यवस्था से यूरोप के बाजार में अपने लिए जगह बनाई है, और दूसरा ये कि जो लीडरशिप का चैलेंज था क्लाइमेट चेंज को लेकर, उस स्थान को भरने की कोशिश की है।
अमेरिका में क्रिप्टो को लेकर नियमों में ढील के बाद क्रिप्टो से जुड़े ईटीएफ की बाढ़ आ गई है। एसेट मैनेजर कंपनियां क्रिप्टो से जुड़े ईटीएफ को लॉन्च करने के लिए अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की मंजूरी के लिए कतार में हैं। अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने पिछले हफ्ते ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लेकर नियमों में ढील घोषित की थी। सर, क्या नियम है और ग्लोबल स्तर पर क्या आपको लगता है क्या असर पड़ेगा इसका? SEC के ETF के नियम अब नोटिफाई हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। हालांकि क्रिप्टो बाजार में हमने उसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देखी, बाजार थोड़ा नरम गरम था, लेकिन अमेरिका में क्रिप्टो की मेन स्ट्रीमिंग शुरू हो गई। ये सबसे बड़ा सुधार था स्टेबल कॉइन का कानून या जो जीनियस एक्ट है वो पास होने के बाद, कि क्रिप्टो के ETF लगभग अब वैसे ही काम कर सकें जैसे कि किसी भी और दूसरे प्रोडक्ट के ETF हो, चाहे वो स्टॉक्स पर बने हों या बाकी किसी कमोडिटी पर बने हों, वैसे ही काम कर सकें। लगभग वैसी ही पारदर्शी व्यवस्था बना दी गई है। ETF की लिस्टिंग आसानी से हो जाएगी, 15 दिन 20 दिन में मंजूरियां मिल जाएंगी। निवेशकों और ब्रोकरों के लिए एक जैसे कोड होंगे, आसान एक्सेस मिलेगी। डिस्क्लोजर के वैसे ही नियम हैं जैसे नियम बाकी ETFs के लिए तय किए गए। रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी, ऑडिट के, टैक्स के नियम तय किए जाएंगे और एक्सचेंजेस पर डेटा और सेफ्टी की सुरक्षा की जा रही है। इसका नतीजा क्या होने वाला है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि अमेरिका की जो मेन स्ट्रीम के बड़े इन्वेस्टर्स थे, जो अभी तक क्रिप्टो के निवेश से दूर बैठे हुए थे, जिसमें पेंशन फंड हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी तक लिमिटेड लेवल पर क्रिप्टो ETF में, बिटकॉइन, इथेरियम ETF में निवेश कर रहे थे, जिसमें फिडेलिटी और मॉर्गन स्टैनले जैसे थे, अब कई सारे बड़े बैंक और फंड अपने ETF लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका में अगले एक महीने के अंदर क्रिप्टो ETF की फ्लड है, बाढ़ आ सकती है। गूगल पर ये ट्रेंड के तौर पर उत्साही लोग सर्च भी कर रहे हैं। इसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, प्रो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए खाता खुलवाना, निवेश करना लगभग वैसा ही हो जाएगा जैसे कि आप किसी दूसरे ETF में पैसा करते हैं, निवेश डालते हैं। इसका दबाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पड़ेगा। भारत जैसे बाजार जो भी क्रिप्टो को ओपन करने से हिचक रहे हैं, यहाँ भी इस बात की मांग उठेगी, अन्य देशों में भी मांग उठेगी। और ऐसे म्यूचुअल फंड या ऐसे इन्वेस्टर्स जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट की सुविधा देते हैं, जिससे भारतीय निवेशक अमेरिका के बाजारों में ETF के जरिए निवेश करते हैं, बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका के क्रिप्टो ETF में निवेश का रास्ता दुनिया के अन्य देशों के निवेशकों के लिए भी आने वाले समय में खुल जाए। ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। चलते चलते आपको एक जानकारी फिर से याद दिला दें, वो है वेबिनार से जुड़ी। 11 अक्टूबर को अमर उजाला बोनस की टीम बहुत सारे देश के जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ एक गोल्ड का वेबिनार करने जा रही है। ये पूरा एक डिजिटल समिट है जिसमें आपको बहुत सारे वक्ता मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। इसमें आपको इंडस्ट्री से अगर आप देखेंगे तो सुरेंद्र मेहता जी आ रहे हैं, जो आपको ज्वेलर्स के लिए कौन से नियम, कायदे, कानून मानने जानने ज़रूरी हैं उन पर चर्चा करेंगे। डिजिटल गोल्ड पर बात होगी, सोना खरीदने का क्या सही समय है या नहीं है, सोने की कीमतों में कहीं बबल तो नहीं है, डिजिटल गोल्ड कितना सुरक्षित होता है, MCX पर गोल्ड को आप कैसे ट्रेड करें। आपके मन में आने वाले गोल्ड के हर सवाल का जवाब यकीन मानिए आपको यहाँ मिलेगा और आप इन एक्सपर्ट से अपने सवालों के जवाब भी पूछ पाएंगे। तो अगर आपने अब तक अपनी सीट बुक नहीं की है, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो तत्काल करा लीजिए। अभी 50% डिस्काउंट पर आपको ये मौका मिल रहा है। 11 अक्टूबर को मिलते हैं आपसे इस वेबिनार में। फिलहाल अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।